हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, कल मैंने रीट 2021 लेवल 1 के पेपर को हल कराया था, जिसमें आपको बताया गया था कि भाई मनोविज्ञान के किन किन प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है और कौन कौन से प्रश्नों में दो दो तीन तीन विकल्प भी सही माने जा सकते हैं। तो आप सभी के उसके बाद में मेरे पास कमेंट आए कि सर लेवल 2 का भी एक बार, कि भाई जो जो कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न हैं जहाँ जहाँ पर बोनस मिल सकते हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइएगा। तो उसी संदर्भ में रीट 2021 का जो लेवल 2 का पेपर हुआ था, तो उसमें साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को पूरे एनालिसिस के साथ में हल करने वाले हैं। कहाँ पर किस किस प्रश्न में कन्फ्यूज़न है और किन किन प्रश्नों में आपको बोनस मिल सकता है साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों देखिएगा, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के जो 30 प्रश्न थे, इसमें आपके सीरीज कोड अलग अलग हो सकते हैं, तो आंसर आपको इधर उधर मतलब जो क्वेश्चन नंबर है वो आगे पीछे मिल सकते हैं। यहाँ पर इस सीरीज में पहला क्वेश्चन था, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात थी ही नहीं इस प्रश्न में, क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अब मानसिक आयु 14 लिख दो, वास्तविक आयु 13 लिख दो, इंटू 100 कर दो। तो जब हम साथियों इसको निकालेंगे तो वो आपके 107.69 आएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इसका आंसर। ना ही तो कोई 2 या 3 ऑप्शन सही माने जाएंगे और इसमें ना ही बोनस देने की कोई संभावना है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन था, आपने सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। B.F. स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और कोहलबर्ग ने। तो देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मतलब प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? E.P. पावलोव ने, I.P. पावलोव या E.P. पावलोव ऐसे ही है, पावलोव ने दिया था। तो देखो, पावलोव के द्वारा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था और प्राचीन अनुबंधन को ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। साथियों, इसमें भी कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई आंसर चेंज होगा। इसका जो बताया गया है मतलब पावलोव वाला विकल्प ही इसमें सही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो जो एक समृद्ध परिवार है वो बाल अपराध का कारण नहीं होता है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य हो रहे हैं तो वो भी अपराध को जन्म नहीं देगा। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मतलब प्रेम पूर्वक, तो ये भी बाल अपराध का कारण नहीं है। लेकिन माता पिता में अनबन रहना साथियों, इससे जो बालक रहता है वो अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। इसलिए माता पिता में अनबन रहना बाल अपराध का कारण है। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ना ही कोई बोनस इसमें मिलने वाला है। ठीक है, ओनली प्रथम विकल्प को ही बिल्कुल RBSC सही मानेगी साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पर। तो प्रश्न संख्या 4, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले भी मैंने चौथा ही बताया था, डी वाला विकल्प, और अब भी डी वाला ही है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा साथियों, क्योंकि RT 2009 में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया है। उसके बाद में जो शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल डी वाला विकल्प ही सही रहेगा। ना ही तो कोई बोनस है, ना ही कोई इसमें 2-2, 3-3 या कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। तो डी वाला विकल्प चौथे में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण और प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है। शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाना,
तो इसमें देखिएगा पहले भी मैंने बी वाला ही बताया था और अब भी बी वाला ही बता रहा हूँ, मतलब इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही तो कोई बोनस मिलेगा और ना ही इसमें कोई ऑप्शन चेंजेज होगा। तो बी वाला बिल्कुल सही है साथियों इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की ओर। तो आपके छठा क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण करना। तो भाई कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य पहले मैंने एनसीएफ 2005 के इस क्वेश्चन में क्या बताया था, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। जब आंसर की मैंने डाली थी 26 को ही डाल दी थी इसकी आंसर की तो मैंने शाम को। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य बिल्कुल सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ही है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, सी वाला ही माना गया था और यहाँ पर भी सी वाला मतलब सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ही माना जाएगा। ना ही तो कोई कन्फ्यूजन है, ना ही कोई बोनस मिलने वाला है। तो बिल्कुल मिलाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, है ना। कन्फ्यूजन वालों को छोड़ दीजिएगा कि क्योंकि उसमें आप तो कमेंट नीचे करके ये जाना कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कम कन्फ्यूजन वाले को छोड़ करके, और ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चनों में ही रहेगा ये, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा है साथियों, 7वां, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से। तो भाई कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहती है, और लगातार मतलब निरंतरता उसमें है साथियों। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ना ही कोई बोनस मिलेगा। इसमें भी ओनली ए वाला विकल्प सही माना जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो भैया एक बात है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग आंसर मान रहे या फिर कुछ कोई बता रहा है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभवों से सीखना और व्यावसायिक रुचियाँ। तो देखिएगा यहाँ पर वोकेशनल चॉइस लिखा हुआ है, मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो भाई अनुभवों से जो सीखते हैं वो भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। तार्किक चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं। स्मृति भी कहीं ना कहीं बुद्धि का ही भाग है। लेकिन जो व्यावसायिक रुचियाँ हैं साथियों, व्यावसायिक रुचियाँ वोकेशनल चॉइसेज है, इसमें बुद्धि के घटकों में ये नहीं आता है। बी वाला विकल्प आपके यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है साथियों इस क्वेश्चन में, क्योंकि व्यावसायिक रुचियाँ तो फिर अभिरुचि के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए फिर यहाँ पर ये ही विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें भी ना ही तो कोई बोनस मिलेगा, ना ही कोई ऑप्शन चेंजेस होगा। तो चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। सोचना, गेंद फेंकना, लिखना, खेलना। देखो मनोगत्यात्मक का मतलब यहाँ एक लिखा हुआ है साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब जिसमें कुछ क्रिया होती है, हम कुछ क्रिया करते हैं हाथों पैरों के द्वारा। तो देखो खेलना, खेलते हैं तो हाथ पैरों के माध्यम से क्रियाएं होती है। लिखते हैं तो हाथ हमारे उंगलियां कहीं ना कहीं क्रिया करती है। गेंद फेंकते हैं तो भी क्रिया होती है। लेकिन सोचना में साथियों कोई क्रिया हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसलिए फिर साइकोमोटर जो है मतलब सोचना, ये साइकोमोटर में नहीं आएगा। तो सीधी सी चीज़ है, इसमें ए वाला ही विकल्प सही माना जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही कोई इसमें बोनस मिलने वाला है। तो 9वें में कौन सा सही रहेगा, ए वाला विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी। गॉर्डन, आलपोर्ट, आरबी केटल, शेल्डन और स्प्रेंजर। तो भाई 16 पीएफ प्रश्नावली के बारे में तो सभी जानते हो, किसके द्वारा दी गई है, आरबी केटल के द्वारा। रेमंड केटल इनका पूरा नाम है। रेमंड केटल के द्वारा 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई है साथियों। सी वाला विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। तो 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहली, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरी, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तीसरा है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि। और वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो भाई तुनक मिजाजी तो नहीं होता है, वो गलत है। रस्मी व्यवहार ये ऐसे व्यवहार नहीं करता है, वो थपथपाना, हिलना इत्यादि। आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये भी गलत है। तो राइट कौन सा है, ए वाला। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है साथियों।
ना ही कोई बोनस रहेगा। इसमें ओनली प्रथम विकल्प ही सही माना जाएगा कि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित खुद को अनुभव करता है और उस चीज़ से ऊबने लग जाता है। तो ए वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 12वां प्रश्न देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है। अवास्तविक तो नहीं है, गलत है ये। विद्यालयों पर भार पड़ेगा, ये भी पूर्णतः नेगेटिव है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है और जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो बिल्कुल यहाँ तो इसमें क्लियरली दिख रहा है साथियों। कौन सा क्लियरली दिख रहा है, सी वाला विकल्प सही रहेगा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको यदि हम शिक्षण में शामिल करते हैं तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सी वाला सही रहेगा। कोई बोनस नहीं मिलने वाला है इस पे और ना ही कोई ऑप्शन चेंजेस होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके कौन सा प्रश्न है, 13वां प्रश्न। समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समाज और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो समस्या समाधान का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे सामने समस्या आती है उसका समाधान हम करते हैं तो वो लक्ष्योन्मुखी बिल्कुल है। कौशल है, सीखा भी जाता है, अभ्यास भी किया जाता है। समाज और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर भी आधारित है। लेकिन यहाँ जो डी वाला विकल्प है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो भाई ये कोई समस्या समाधान थोड़ी है, ये तो एक एबिलिटी है संगीत वाली। तो मतलब डी वाला विकल्प जो है वो ही आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके 14वां प्रश्न। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। तो भाई प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेड जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब प्रक्षेपीय विधि है। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। कौन से में, 14वें प्रश्न में सी वाला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। 15वां प्रश्न ये देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, सावेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो भाई अभिसारी चिंतन तो बुद्धि की ओर ले जाता है, किसकी ओर, बुद्धि की ओर। और जो अपसारी चिंतन है ये सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो अभी तक तो 15 प्रश्न हमने कर लिए हैं, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी प्रश्न में और एक भी प्रश्न में इससे आंसर चेंजेस नहीं होने वाला है साथियों, किसी भी सिचुएशन में। ना ही दो ऑप्शन इनमें सही माने जाएंगे। तो 15वें में सी वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा आपके प्रश्न नंबर 16 है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो भाई पूर्ण स्वतंत्रता देना बाल केंद्रित नहीं होता है, नैतिक शिक्षा अनुसरण करना तो बिल्कुल ही गलत है। बल्कि राइट आंसर इसमें 16वें में कौन सा माना जाएगा, फिर डी वाला विकल्प सही माना जाएगा साथियों। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को यदि हम महत्व देते हैं तो वो ही बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। तो 16वें में चौथा ही सही है, इसमें भी कोई बोनस नहीं मिलेगा और ना ही कोई कन्फ्यूजन है। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा साथियों। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिएगा, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए, अधिगम के मापन के लिए, सृजनात्मकता के मापन के लिए। तो जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, बुद्धि के मापन के लिए करते हैं साथियों। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजन है, ना ही कोई अलग आंसर माना जाएगा। एक ही विकल्प को सही माना जाएगा, वो भी बुद्धि वाला। तो सी वाला विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, और परिपक्व होने पर। तो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बालक समाज में रह कर के एक दूसरे से क्रिया के माध्यम से सीखता है। तो क्रिया वाली बात किस ऑप्शन में की जा रही है साथियों, विकल्प नंबर 2 में। वयस्कों और समवयस्क मतलब उसके उम्र वाले,
वयस्क मतलब उससे बड़े। तो साथियों इनके साथ परस्पर अनुक्रिया या क्रिया के माध्यम से बालक सीखते हैं। बी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 18 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक तो एक भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है साथियों। प्रश्न संख्या 19वां है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, बिने के द्वारा और आरबी केटल के द्वारा। तो भाई बुद्धि परीक्षण का निर्माण वो भी सर्वप्रथम की बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पूछ रहा है साथियों आपसे। तो सबसे पहले किसके द्वारा निर्माण किया गया था? बिने के द्वारा निर्माण किया गया था सन 1905 में। तो इसका बिल्कुल बी वाला विकल्प सही है। इसमें भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, ना ही कोई अलग ऑप्शन माने जाएंगे, ना ही कोई कन्फ्यूजन है। तो बी वाला विकल्प 19वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 20। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति रखेगा, उन्हें दंड देगा, उन पर ध्यान नहीं देगा और विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देगा। तो भाई पढ़ाने की धीमी गति क्यों रखेगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए? दंड देना बिल्कुल गलत है, उन पर ध्यान नहीं देना भी गलत है। ओनली बी वाला विकल्प विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन अध्यापक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला विकल्प ही आरबीएससी की फाइनल आंसर की में रहने वाला है साथियों। देखो लेवल 2 के पेपर में तो अभी तक एक भी कंफ्यूजन नहीं आया है, 20 प्रश्न तो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अभी मान लो मैक्सिमम 1 या 2 प्रश्नों में ही कंफ्यूजन हो सकता है आपके। तो चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो भाई आरटी 2009 क्या कहती है कि एक शिक्षक एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करेगा। कितने घंटे कार्य करेगा? 45 घंटे। मतलब सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन में कौन सा प्रश्न है? 21वें प्रश्न में 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। बाकी तो और विकल्प मिलता जुलता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए सी वाला विकल्प इसमें सही है। तो चलिए इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके। आशा है आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। 22वां प्रश्न है, देखो 22वां प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो भाई विद्यालय का प्रधानाचार्य है, छात्रों की जो संवेगात्मक समस्याएं हैं उन समस्याओं के कारणों को पहचानना है, उन्हें दूर भी करना है। तो साथियों समस्याओं से संबंधित चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? विद्यालय से संबंधित समस्या है वो, तो मतलब वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाएगी। ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है और ना ही आंसर कोई बदलने वाला है। तो दो ऑप्शन भी इसमें नहीं मान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 23वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानात्मक सीखना। तो भाई साहब इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत सारे लोग इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी बता रहे, कुछ क्रिया प्रसूत, कुछ संज्ञानात्मक हो, तो कुछ अंतर्दृष्टि बता रहे। लेकिन इसका जो वास्तविक और बिल्कुल 100% सही आंसर है साथियों, वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पढ़ा रखा है इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बता रखा है कि भाई जो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था, इसमें सीखना किस पर आधारित होता है? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित होता है ये। मतलब अगर परिणाम अच्छा रहेगा, जैसे मान लीजिए चूहा लीवर दबाता है और भोजन अगर आ जाता है जिससे उसकी भूख मिट जाए, तो वो भोजन से भूख मिटना क्या है? परिणाम है। परिणाम अच्छा है तो बिल्कुल वापस वो लीवर को दबाएगा। और अगर मान लो लीवर दबा रहा है लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो दोबारा लीवर क्यों दबाएगा? इसलिए फिर इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही सही रहेगा। इसमें भी कोई डाउट आपके नहीं है साथियों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण, अनुकूलन, संबंध और संतुलन। तो भाई वर्तमान स्कीमा का मतलब क्या होता है? हमारा जो ज्ञान की संरचना भी नॉर्मली इसको बोला जाता है। मतलब एक सेट होता है ज्ञान से संबंधित, तो उसका प्रयोग जब हम बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु कर रहे हैं, बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो साथियों वो अनुकूलन नहीं होता है।
अनुकूलन में तो कुछ नई चीज़ समायोजित की जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, आत्मसात्मीकरण बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प नंबर ए सही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। इस क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा था आपके, तो कोई बोनस का चांस नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ओनली ए वाला विकल्प ही चॉइस वे में सही रहेगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन किया। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो भाई जो प्रक्षेपीय परीक्षण है, मैंने पहला आपको आंसर बताया था व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण। और यहाँ पर अब इसका आंसर बहुत सारे लोग जो फेमस जो टीचर है, फेमस मतलब राजस्थान लेवल पे है ना भाई, मैं तो इतना ज़्यादा फेमस हूँ नहीं, लेकिन सीटेट में पहला आंसर की बनाई थी, बहुत ही शानदार बनी। अन्य राज्यों की भी बनाई थी, एक एक दो दो क्वेश्चन इधर उधर हुए थे, बाकी कोई इसमें किसी में नहीं हुआ था। रीट में लेवल 1 में मैंने कल बना ही दिया था, अब लेवल 2 में बाई चांस एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा आपके। देखो अब इसमें अस्पष्ट उद्दीपक भी बताया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या भी बताई जा रही है, मैंने व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण बता दिया था, अनुक्रिया की स्वतंत्रता तो कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि जो प्रक्षेपी परीक्षण का मतलब समझना, प्रक्षेपी परीक्षण का मतलब है वह परीक्षण जो व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करता है, वो होता है प्रक्षेपीय। इसमें व्यक्ति अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण दिखा रहे, तो उसमें उसको देखने तक कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो अनुक्रिया स्वतंत्र हो रही है। अब इसके अलावा अब इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन देखो, अस्पष्ट उद्दीपक जो बता रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण है क्या इसमें? इसमें ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण बिल्कुल है। क्या इसमें आकृतियाँ स्पष्ट होती है? नहीं होती है साथियों, अस्पष्ट आकृतियाँ होती है। तो फिर अस्पष्ट उद्दीपक भी इसमें पाया जाता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी पाई जाती है। अब इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं बताया, सी या डी में से एक सही रहेगा। मैं व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिपरक विधियाँ अलग होती है और वस्तुनिष्ठ व्याख्या भी इसका आना चाहिए भाई, वस्तुनिष्ठ व्याख्या आप नहीं कर सकते हो उसकी। तो साथियों फिर भी मेरा जो मत है सी वाले विकल्प पे मैं रहूँगा, सी वाला विकल्प फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस वस्तुनिष्ठ व्याख्या है। और फिर ये दोनों तो बिल्कुल सही है, ये ए वाला तो बिल्कुल ही जो बता रहे हैं कि ए आंसर है नहीं रहेगा साथियों। चाहो तो प्रूफ के लिए देख सकते हो आप, आंसर क्या आएगी तो आप कुछ भी कर लेना, ए वाला तो इसमें राइट आंसर हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए भले, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे नहीं हो सकता है। अस्पष्ट उद्दीपक होते हैं यार, प्रैक्टिकली सोचो ना, थोड़ी हर चीज़ रटी रटाई थोड़ी होती है, कुछ प्रैक्टिकली भी सोच लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट 26वां प्रश्न। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु चार परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अवधान, 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 अनुप्रेरणा, धारणा, 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 पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। तो यहाँ पर सी और डी में कन्फ्यूजन था, क्योंकि सुबह तो पेपर हुआ था और शाम को मैंने आंसर की इसकी बनाई थी साथियों। अब वहाँ पर देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, इस सिद्धांत में सबसे पहले तो अवधान होता है, तो इसको तो हटा दीजिए। अवधान के बाद धारणा बनती है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब सी और डी दो ही बचा है। मैं चौथे विकल्प पे जा रहा था, लेकिन साथियों इसका सी वाला विकल्प सही है। बाद में अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखा कि अवधान, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके 26वें क्वेश्चन में सी वाला विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, कोई दो आंसर नहीं रहेंगे। तो साथियों इसमें 27वां क्वेश्चन था, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? वैयक्तिक अध्ययन, समाजमिति तकनीक, स्वप्न विश्लेषण, साक्षात्कार। तो भाई जो अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करना है तो समाजमिति, वैयक्तिक अध्ययन, भाई देखो ये वैयक्तिक अध्ययन आ गया ना, वैयक्तिक, तो उसी प्रश्न में भी वैयक्तिक से संबंधित कुछ चीज़ थी, इसलिए मैं उसका बता रहा हूँ। तो भाई जो वैयक्तिक अध्ययन है ये अचेतन मन में नहीं जाता है। अचेतन मन स्वप्न विश्लेषण पर आधारित बिल्कुल होता है, स्वप्न, क्योंकि स्वप्न का संबंध अचेतन मन से होता है। तो इस 27वें प्रश्न में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बी वाला विकल्प 100% सही है साथियों, इसमें ना ही कोई आंसर चेंजेस माना जाएगा। देखो अगर फिर भी मैं पूरी
एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, पूरे अच्छी तरह से देख करके, बढ़िया हर चीज़ को समझ करके। लेकिन फिर भी किसी प्रश्न में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने इसका ये बता दिया। ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। तो जो ADHD है कई बार पढ़ा चुका था साथियों, इसमें ADHD का मतलब ध्यान विकार से लिया जाता है। जो बालक एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं वो ADHD से ग्रस्त होते हैं। सी वाला विकल्प आपके 28 में बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 को देखेंगे। ये देखिएगा, आपके 29 प्रश्न है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब एक ये क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे जो टीचर्स हैं अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो साथियों जिस परीक्षण में भाई देखो विशेषताओं को हम निदान में नहीं बता सकते, निदान में सिर्फ कमियां आती है। फिर इसके बाद में उपलब्ध जो उपचारात्मक है इसमें कमियां नहीं आती है, तो ये गलत हो गया। अब उपलब्धि या रचनात्मक दोनों में से एक सही रहेगा, तो बिल्कुल पहले भी सी बताया था और अब भी सी बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है, इसमें सी ही माना जाएगा। बट फिर भी बहुत सारे लोग रचनात्मक भी बता रहे हैं, तो चलो देखते हैं। मेरा आंसर सी ही रहेगा साथियों। इसमें थोड़ा सा यही है कि भाई रचनात्मक के अलावा उपलब्धि हो सकता है, उपचार और निदान तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा साथियों। तो चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां, 89वां, 74वां, 91वां। तो पहले मैंने क्या बताया था, 86वां संविधान संशोधन, और अब भी यही बता रहा हूँ, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो 2-3 प्रश्नों में थोड़ा कन्फ्यूजन था जिसका मैंने बता दिया है साथियों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।